70 का दशक था कि जब देश और दुनिया में पर्यावरण की बड़ी चर्चा हुई थी और उसका मूल कारण ये था कि उस समय उत्तराखंड में अलकनंदा की बाढ़ ने बड़े प्रश्न खड़े किए थे। अलकनंदा की बाढ़ उस समय जो आई थी उसमें अति वृष्टि हुई थी, बहुत कई मौक़ों पर लगातार क्लाउड बस्ट हुए थे और ये कारण था कि अलकनंदा ने एक बड़ा रौद्र रूप धारण किया था। श्रीनगर से लेके और उससे ऊंचे तमाम इलाके इससे ग्रसित हुए थे। उस समय बड़ी चर्चा उठी थी और एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था कि ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ये वन विहीनता जो कि हिमालय के पहाड़ों को लगातार झेलनी पड़ रही है, उसका ये एक कारण बना। और उसी समय की बात थी कि चिपको आंदोलन ने देश भर में और दुनिया भर में एक बड़ी जगह बनाई थी और ये चर्चा लगातार बन गई उस समय। और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए ये तो तय कर लिया था कि 1982 में एक निर्णय लिया गया था वन नीति के नाम पर, और ये कहा गया था कि 1000 मीटर से ऊपर पहाड़ों पर वन नहीं कटेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये उठी थी उसी समय कि तमाम देश के राज्य, हर राज्य में 33% भूमि वनों में रहेगी और पहाड़ी राज्यों में ये 67% रहेगी। ये एक निर्णय था, बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वही वो दौर था जिस समय स्वतंत्रता के बाद देश दुनिया के आगे अपनी आर्थिक आयाम तय करने की कोशिश कर रहा था। नीतिकारों ने उस समय तय किया कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं और हम दुनिया में कम से कम अपने भोजन जुटाने में पूरी तरह सक्षम हैं, इसलिए कहीं हमारे और भी खास तौर से उद्योग को उन्होंने एक दर्जा देने की कोशिश की ताकि हम समग्र रूप से विकसित हों, जहाँ एक तरफ खेती हो वहीं हम उद्योगों को सामने लाएं। और इस तरह से हमने एक और आयाम तय करने की कोशिश की जिसे आर्थिक आयाम के रूप में, और उसके लिए तब एक नई शुरुआत देश ने चारों तरफ से की कि हम उद्योग को देश की आर्थिक की रीढ़ बनाएंगे। और ये देश ने अपने विकास की दिशा कृषि प्रधानता से हटकर उद्योग प्रधानता की तरफ दे दी। स्वीकार योग्य भी होना चाहिए था क्योंकि जब हम अगेरियन थे तो हम इंडस्ट्रियल भी क्यों नहीं बन सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने धीरे धीरे पिछले 3-4 दशकों में खेती को गौण कर दिया और हमने अपनी प्राथमिकता उद्योग में कर दी। जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि कृषि देश होने के नाते, अगेरियन होने के नाते, क्योंकि कृषि अकेले अपने आप में नहीं होती बल्कि वन, जंगल, नदी, पानी, ये सब मिलकर के खेती होती है, क्योंकि खेती के जो उत्पाद हैं उसके ये तमाम अवयव हैं। हश्र ये हुआ कि एक तरफ हम उद्योग की तरफ दौड़ते भागते चले गए, वहीं दूसरी तरफ खेती क्योंकि गौण हो गई थी, उसके उत्पाद भी गौण हो गए थे, तो धीरे धीरे खेती पर तो जहां एक तरफ रुकावटें आनी शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ हमने उन मुद्दों पर ध्यान देना बंद कर दिया जिससे खेती संभव थी। वन, मिट्टी और पानी, ये हमारे लिए गौण होते चले गए। इस 30-40-50 वर्षों में हमने जो सबसे बड़ी चीज़ खोई, हम कितना भी दम भर लें आज देश और दुनिया में कि हम कहीं 6ठे नंबर पे हों या 5वें नंबर में हों उद्योग की दृष्टि में, लेकिन हम बहुत नीचे आए हैं और हमने कभी इसका आकलन करने की कोशिश नहीं की। खुद स्वयं मैं और मेरे बहुत से साथियों ने पूरे देश का साइकिल यात्रा की और हमने देखा कि देश की 57 नदियाँ मौत के कगार में हैं। वैसे तो हमने नदियों के नाम पार्वती, गंगा, यमुना जैसे नाम रखे, देवी देवताओं के नाम रखने के पीछे हमारी आस्थाएं थी, लेकिन हमने जिस तरह से इन नदियों के साथ व्यवहार किया इस दौरान, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि हमने किस तरह से इस देश में पर्यावरण को नकारा है। और हम 1970 की उस हादसे को भूल गए जिसके बाद हम अपने आप को कहीं जागरूक महसूस करना हमने शुरू कर दिया था। जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सबके बीच में खड़ा हो चुका है, जिसका सरकार न तो समाज के बीच में भी नहीं बचा क्योंकि उनके भी दायित्व होते थे और न ही सरकारों के बीच में रहा। आज हम उद्योग में अपने आप को कहीं ना कहीं ठीक पैठ बनाए हुए हैं दुनिया में, लेकिन वहीं हमने अपने पर्यावरण को जिस तरह से नकारा है उसने बहुत से ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए हैं जो कि आज मात्र इस देश का सवाल नहीं बने हुए बल्कि सारी दुनिया में है। और दुनिया का उदाहरण तो हम सबके सामने इसलिए है कि दुनिया में आज तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों को कर पर्यावरण के प्रति जो चिंता जताते हैं, लड़ाई तो सच
सच्चाई में इस बात के लिए होती है कि चीन या भारत ने जो उद्योग में बढ़त हासिल की है उनके कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, और जो विकसित देश हैं वो ये चाहते हैं कि ये देश आगे ना बढ़े। वो पारिस्थितिकी की आड़ पर एक आर्थिकी की लड़ाई है। दुनिया में जो चर्चा अवश्य इस बात को लेकर है, क्योंकि दुनिया के लिए एक गंभीर विषय बन चुका है। जो प्रदूषित हमारा पर्यावरण हो गया है, हमारे हालात, हमारे जंगल, हमारी मिट्टी, हवा, पानी के जो हालात हैं, और तमाम एक के बाद एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी है जो जंगलों पर चिंता जता रहा है, जो नदियों पर चिंता जता रहा है, पानी पे और प्राणवायु पर। हमारे लिए इससे बड़ा उदाहरण आज क्या हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में थी कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। और ये तो दिल्ली एक उदाहरण है, क्योंकि दिल्ली केंद्र में है, कैपिटल है, इसलिए उसकी जानकारी है। लेकिन इस देश के बहुत से शहर एक बहुत गहरी ग्रसित हो चुके हैं पर्यावरण के नाम पर। जो दूसरा कभी भी चिंता का विषय नहीं बना है कि देश की नदियों की कोई रपट हमारे पास नहीं है, आख्या नहीं है हमारे पास। प्रदूषण तो छोड़ ददीजिए, लेकिन उनमें कितना पानी बचा है, अगर उसी बारे में चर्चा कर दी जाए तो घोर निराशा हाथ लगेगी। कोई भी राज्य इस बात का दम नहीं भर सकता 1982 के एक्ट के बाद कि 19 की कितना प्रतिशत उनके पास वन है। 33% वन भूमि अवश्य होगी, लेकिन कोई राज्य ऐसा नहीं है, एक दो राज्यों को छोड़ के, वो भी पहाड़ी राज्यों को, जिनके पास 33% वन हो। आखिर हम किसको विकास का मापदंड माने? पिछले विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप में आर्थिक संकट पैदा हुआ तो उन्होंने उद्योग को अपनी गति देने के लिए ये भी तय किया कि हम एक मानक तैयार करेंगे जिसका नाम उन्होंने जीडीपी रखा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमने आखिर आर्थिक उद्योगों के माध्यम से कितनी आर्थिक उन्नति की है। हमारा देश जो कि एक कृषि प्रधान देश था, पहली गलती तो इस देश ने यह अपनाई थी कि उसने भी वही मानक तैयार कर लिए अपनी प्रगति के, अपने विकास के, जो कि यूरोप के थे। ये कृषि प्रधान देश था, यहाँ हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से खेत पनपते हैं, किसान इस देश की सबसे बड़ी संख्या में है। लेकिन यह क्योंकि सीधी सी नकल थी, जिस तरह से कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया यूरोप, इंग्लैंड से, वही एक शैली थी कि हमने विकास का मानक भी वही तैयार कर लिया जो कि उनका था। अब आज स्थिति इस तरह से है कि हम जीडीपी को लेकर इतने चिंतित हैं, हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारे फिनेंस मिनिस्टर हों, इनकी चिंता चारों तरफ जीडीपी के घूमती है कि ये प्रगति क्या है। अगर हम इसका विश्लेषण कर लें, ये कैसी जीडीपी और किसकी जीडीपी, तो देश के 85% लोग कृषि, जो कि स्वतंत्रता के समय पे 40% जिसका योगदान था, जो घट के 12-13% पे आ गई, वो तो पीछे हट गई। लेकिन उद्योगों ने एक बड़ी जगह अपने आप में बना ली। तो ये जो जीडीपी थी, ये शहरों से का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करती थी, नौकरी वालों का प्रतिनिधित्व करती थी, गांव के आम किसान का, इस कृषि प्रधान देश के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था किसान का, उसका ये कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। और हमने इसी जीडीपी को सबसे बड़ा कारक मान के विकास के, इसके लिए हमने अंधेपन से दौड़ लगा दी। हालात आज हम वहाँ खड़े हैं कि एक रिबॉक का जूता नहीं बिकता, मैकडोनाल्ड के सामान नहीं बिके, और फ्रिज न बिके, एलजी के टीवी न बिके, तो हताहत हो जाते हैं हालात कि हम डिप्रेशन में आ गए, इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गए। लेकिन हमें उसी समय नहीं भूलना चाहिए कि 2008 में अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन सारी दुनिया में था, लेकिन किसान की बैलगाड़ी तब भी चलती थी, खेत तब भी जोते जाते थे, और कम से कम हमें अन्न उपलब्ध था। और शायद ये बड़ा सूत्र है जिसे हमें समझना चाहिए कि जीवन के लिए जो जीडीपी जैसी जो विकास के सूचक हैं, ये विलासिता के ज़्यादा द्योतक होते हैं, और जबकि गांव के उत्पादन, जंगल, हवा, मिट्टी और पानी, ये हमारे आवश्यकता के सूचक हैं। हमने विकास के सूचक को तो सबसे बड़ा स्थान दे दिया जो विलासिता के सूचक थे, लेकिन जो आवश्यकता के सूचक थे, हमारे जंगलों के हालत क्या है, हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे पानी कैसे, हमारे प्राणवायु कैसे, इन आवश्यकताओं के सूचक को हमने कोई स्थान नहीं दिया। और इसीलिए हमने उस जीडीपी की दौड़ में अपने जंगल खो दिए, अपना पानी खो दिया, मिट्टी खो दी, और तमाम नदियाँ आज धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है, जिसमें हम जैसे लोग जो इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं देश और दुनिया में, कि आखिर हम किस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। हम निश्चित रूप से उन तमाम विलासिताओं के बिना तो जी सकते हैं जो हम पे नहीं थी, लेकिन जीवन के जो अमूल्य तत्व हैं
पानी, हवा, मिट्टी, ये इसके बिना जीवन संभव नहीं हो। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे देश का एक प्रधान हो, सबकी ये समान आवश्यकता है। प्रधान और एक गांव के गरीब आदमी के पास वो तमाम सुविधाएं ना हो जिसे शहरी नुमा लोग जीवन में जिन्होंने अपनाया है, लेकिन जीवन के लिए दोनों के लिए बहुत आवश्यक है कि उनके लिए एक शुद्ध पानी चाहिए, उनके लिए मिट्टी चाहिए जिसमें एक साफ और सुंदर भोजन बन सके, और उनको चाहिए प्राणवायु जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। हमने इस पर चर्चा कभी नहीं की कि आखिर क्यों नहीं हमारा इकोलॉजिकल इंडिकेटर, इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर क्यों नहीं बन पाता कि यार आखिर हमने कितने जंगल इस साल बन पाए, हमने आखिर कितनी मिट्टी बेहतर की, हमने कितना पानी नदियों में बढ़ाया, ताकि हम जीवन में और सुविधाएं हो ना हो लेकिन जीवन तो बना रहे। इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और ये बड़ा प्रश्न है, और ये इसलिए बड़ा प्रश्न है कि किसी भी बड़े उद्योगपति के उत्पाद को हम ले पाएं या न ले पाएं, लेकिन वनों के, प्रकृति के उत्पाद की आवश्यकता हमें हर क्षण है। इसलिए शायद ये चाहे उद्योगपति हो और चाहे एक गरीब गांव का किसान हो, दोनों की समान आवश्यकताएं हैं। इसीलिए ये एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रश्न है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान के लिए, दोनों के लिए इस मुद्दे को खड़ा करें कि हमारा एक और विकास का सूचक होना चाहिए। अगर हमने आर्थिक प्रगति की है देश में, तो हम पारिस्थितिक प्रगति के बारे में भी एक आख्या तैयार करें। कितने जंगल बढ़े इस वर्ष, कितना नदियों में पानी बेहतर हुआ, कितनी प्राणवायु को बेहतर किया, उसका भी एक कलेक्टिव इंडिकेटर हो, और वो ये तय करे कि अगर हमने आर्थिक प्रगति ये की है तो पारिस्थितिकीय रूप से हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी कैपिटल होती है वो उसके संसाधन होते हैं, उसके वन होते हैं, उसकी नदियां होती हैं, उसके स्थानीय संसाधन होते हैं। प्रकृति की संपदा ही उसकी सबसे बड़ी संपदा है। और हम वो व्यापारी हैं, हम वो वर्ग हैं जिसने अपनी मूल संपदा को ही ली लिया। और यही कारण है कि विश्व भर में जो भी खबरें, चाहे वो इस समय जापान त्राही त्राही में है क्योंकि वहाँ अति बर्फबारी हुई है, अमेरिका में बिन बुलाए इतनी वर्षा पड़ी है, ये सब उसी के परिणाम है जिसे कि हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे खड़े किए हैं। शायद ये विश्व भर में खड़ा किए जाने वाला प्रश्न है कि वो तमाम नीतिकार जो कि विकास के उस मूल ढांचे को सबसे महत्वपूर्ण मानना नहीं चाहते, जो कि प्राकृतिक संपदा इस देश की है, और एक बनावटी ढांचे को जिसे आर्थिक विकास का उद्योग जिसका बड़ा माध्यम जो तय करना चाहते हैं, उनके सामने ये प्रश्न है कि क्या वो एक तरफा विकास के पक्षधर हैं या वे समग्र विकास जिसमें पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ चल सकें, वो बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो दूसरा बड़ी घटना हम सबके बीच में सामने आने वाली है वो इस रूप में है कि अपॉर्चुनिस्ट इस तरह की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए नए व्यापार खड़े कर रहे हैं। किसने सोचा था 25 साल पहले कि पानी बोतलों में बिकेगा? किसने ये तय किया था, कभी सोचा था कि मिट्टी भी अब बिकेगी फर्टिलाइजर के नाम पर? पहले मिट्टी में खेती होती थी, आज केमिकल में खेती होती है। और अभी जो संघाई से खबर आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि संघाई में ऑक्सीजन बॉक्स में बिकनी शुरू हो चुकी है। तो अगर हमने प्रकृति का भी व्यापार शुरू कर दिया तो ये मान के चलें कि हमारी सांस भी आज गिरवी हो जाएगी, हमारी प्राण गिरवी होंगे और मुट्ठी भर के लोग इस दुनिया में रहेंगे और ये दुनिया नहीं रहेगी। निश्चित रूप से चंद लोग जो कि अपने व्यापार पर दृष्टि रखते हैं, जो सामूहिक दायित्वों को महसूस नहीं करते हैं, वे एक ऐसे कगार पर हम सबको ले जाएंगे जिसमें निश्चित रूप से कि एक बार पृथ्वी किन्हीं कारणों से खत्म हुई थी, दूसरा कारण हम स्वयं पृथ्वी के लिए तैयार कर रहे हैं।